गाइस, आपने बॉल पॉइंट तो यूज की ही होगी। इसके अलावा आपने मैच स्टिक से यानी माचिस से आग भी लगाई होगी। इसके अलावा विटामिन सी लेमन में होता है, ये भी सुना होगा और लेमन खाया भी होगा। आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में भी, आपको ये भी पता है टेलीविजन क्या चीज़ है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें हम तक कैसे पहुंची? ये सारी चीज़ों का बानी कौन सा मुल्क है? आज हम इन्हीं चीज़ों के बानी मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप हमसे बार बार हर नई वीडियो के साथ मिलते रहें। हे गाइस, दिस इज मी माहिजेस और आप देख रहे हैं माहिजेस ट्रेवल्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हंगरी की हिस्ट्री, हंगरी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी जनरल नॉलेज जो आपको यहाँ जाने से पहले लास्ट में पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अलावा हम जानेंगे इसके ज़राए आमदन किन चीज़ों से होती है और ये भी जानेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा। अगर आप एज अ वर्कर यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए कौन कौन से फ़वायदे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इसकी तारीख की तरफ बढ़ते हैं। इस मुल्क में इंसानी ज़िंदगी के आसार 4000 क़ब्ल मसीह के मिलते हैं। रोमी सल्तनत के दौरान हंगरी को इसका छोटा सा हिस्सा बना दिया गया था। इस मुल्क में पहली बार 895 सदी ईस्वी में एक सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। इस सल्तनत को प्रिंसिपलिटी ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। ये सल्तनत इस खत्ते पर कायम थी जिसमें स्लोवाकिया और हंगरी, इसके अलावा रोमानिया जैसे ममालिक आते थे। ये सल्तनत 1000 ईस्वी तक कायम रही। 1000 सदी ईस्वी के बाद कई रियासतों ने हंगरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इन रियासतों में पहली बुल्गारिया सल्तनत भी शामिल थी जिसने 1000 सदी ईस्वी से 1301 सदी ईस्वी तक इत्तेहाद कायम किया। इस अरसे में कायम होने वाली सल्तनत को किंगडम ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। 1366 सदी ईस्वी से 1526 सदी ईस्वी तक के अरसे में सल्तनत उस्मानिया ने इन ममालिक को फतह करने के लिए कई जंगें लड़ी। इन जंगों को ओटोमन वार्स का नाम दिया गया है। फिर ये खित्ता सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में चला गया। 1541 सदी ईस्वी में यहाँ ओटोमन हंगरी की बुनियाद रखी गई। ये सल्तनत या रियासत 1699 सदी ईस्वी तक बरकरार रही। इसके बाद बहुत सी छोटी मोटी रियासतें बनी और कई इनकलाब भी आते रहे। फिर 1848 सदी ईस्वी के इनकलाब के बाद इस जमाने की एक बड़ी ताकत ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी को इत्तेहाद कायम करना पड़ गया। 1867 सदी ईस्वी से पहली जंग अजीम तक के इख्तिताम तक इस रियासत को ऑस्ट्रियन हंगरी का नाम दिया गया था। फिर 1918 में ऑस्ट्रियन हंगरी यानी ऑस्ट्रियन हंगरी रियासत का खात्मा हुआ तो पहली बार हंगरी एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। 1919 में हंगरी को सोवियत के साथ मिलना पड़ा और इस रियासत का नाम हंगरियन सोवियत खुद मुख्तारी दिया गया था। एक साल के बाद यानी 1956 के इनकलाब के बाद इसमें काफ़ी कवानीन भी बनाए गए और कुछ कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ भी की गई थी। 1989 में सोवियत यूनियन के खात्मा हुआ और इस खात्मे के बाद मुल्क का नाम हंगरी कर दिया गया। यानी ये मुल्क बेसिकली 1989 में ही आज़ाद और खुद मुख्तार बना था। 1 मई 2004 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी इस मुल्क को मिल गई। इस मुल्क पर 893 सदी ईस्वी से अभी तक किसी भी मुल्क ने मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं किया। अब बात करेंगे इसके जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको लास्ट में पता होना चाहिए इस मुल्क में जाने से पहले। अगर बात की जाए इसके कैपिटल की, बुडापेस्ट।
बात की जाए यहाँ पे बोली जाने वाली जुबान यानी लैंग्वेज की, हंगेरियन 99.1% बोली जाती है। इसके अलावा दूसरी जुबानों की तादाद सिर्फ 0.9% रह जाती है। बात की जाए इस मुल्क के कॉलिंग कोड की, +36। बात की जाए इस मुल्क के करेंसी की, सो हंगेरियन फॉरेंट इसकी करेंसी है। इसका डोमेन नेम .hu है। एजुकेशनल रेट की बात करें 99% और अगर देखें इसकी वीज़ा रेशो 85%, यानी आपको 15% चांसेस मिलते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी ज़्यादातर वीज़ा सक्सेसफुल हो जाता है। पॉपुलेशन की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इस मुल्क ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट द बॉल पॉइंट पेन है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैच स्टिक इसने पैदा करके एक अहम किरदार अदा कर दिया था। पुराने ज़माने में आग जलाने के लिए पत्थर इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस मुल्क ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और मैच स्टिक यूज़ करना शुरू कर दी। इसके अलावा टेलीविज़न का आगाज़ भी इसी मुल्क से हुआ था। फर्स्ट कंप्यूटर भी दुनिया का इसी मुल्क में बना था। इसके अलावा एक मज़ीद और मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा इसी मुल्क का एक इंसान था, एक बर्ड था, साइंटिस्ट था बेसिकली वो। उसने लंच के टाइम जब भी अपने घर आना, उसकी बेगम में उसे लेमन देना, यानी जिसे आप स्कंजी बोलते हो, लेमन के तौर पे देना या फिर स्कंजी बना के उसको दे देनी। और वो आए दिन इस बात पर गुस्सा रहता था। एक दिन उन्होंने इस लेमन को लाइब्रेरी में ले जाकर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि लेमन में विटामिन सी होता है, यानी विटामिन सी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा लेमन है। इस बात से जाहिर हो जाता है कि यहाँ के लोग कितने ज़हीन हैं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन यहाँ के लोगों ने की। इसके अलावा फिजिक्स की दुनिया में इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को मुतारफ कराया, लाइट बल्ब फिलामेंट इन्होंने ही मुतारफ कराया। इसके कुल रकबे की बात की जाए तो 93,030 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया में 108 नंबर पर आता है। इस मुल्क की करेंसी पाकिस्तान से कम तर है। इस मुल्क का अगर 1 रुपया होगा तो पाकिस्तान के तकरीबन आज के ज़माने में 11 रुपये तक बन जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं इस मुल्क के मोहल्ले वकू की, तो इसके साथ यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया जैसे मुल्क लगते हैं। अब बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी इस मुल्क में होने वाले दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, इस मुल्क के लोग अपना तारुफ कराते वक्त पहले अपना सेकंड नाम बताते हैं। मसलन जैसे अगर आपका नाम हो तारिक जमील तो ये बताते हैं जमील तारिक। नंबर 2, ये मुल्क दुनिया की सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले मुल्कों में से एक है और खुदकुशी करने वाले मुल्कों में इसका नंबर 12वां है। नंबर 3, ये लोग नंबर 96 को बहुत इज्जत देते हैं। इस मुल्क के कैपिटल में किसी भी इमारत की ऊंचाई 96 फीट से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक पार्लियामेंट बिल्डिंग की 96 मीटर बुलंदी है। नंबर 4, इस मुल्क का कौमी तराना भी 96 सेकंड का है। नंबर 5, इस मुल्क की आबादी में 80% हंगरी लोग हैं। इसके अलावा रोमानियन और जर्मन के लोग भी हैं। नंबर 6, ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है यहाँ का। 2% लोग किसी मजहब को नहीं मानते। इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद जाहिर नहीं की जाती क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन्होंने मुसलमानों की तादाद जाहिर कर दी तो मुसलमानों में कहीं इनकलाब ना आ जाए, यानी मुसलमान कहीं इनकलाब पैदा ना कर दें और उन्हें मुसलमानों को उनके हकूक ना देने पड़ जाएं और कहीं मुसलमान उन पर गालिब ना आ जाएं। मतलब वो डरते हैं इस बात से कि मुसलमान उन पर गालिब आ जाएंगे। नंबर 7, इस मुल्क में 2 ऐसे दरिया भी मौजूद हैं जो दूसरे ममालिक को भी सैराब
नंबर 8 मैकडोनल्ड्स वाहिद ऐसा गैर मुल्की फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसने इस मुल्क में 1988 में अपनी ब्रांच भी कायम की थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैकडोनल्ड्स तो ऑनलाइन डिलीवरीज भी करता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जाने वाले स्टूडेंट्स यानी बॉयज़ के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं फूड डिलीवरी की और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। नंबर 9 हंगेरियन पार्लियामेंट 1896 में तामीर किया गया था। इस इमारत में 691 कमरे हैं। उसमें 20 किलोमीटर तक सीढ़ियों का यूज किया गया है। इस इमारत को बनाने में 40 किलो खालिस सोना भी लगाया गया है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट है। नंबर 10 इस मुल्क में वालिदैन को अपने बच्चों के नाम हुकूमत के तजवीज़ करदा नामों से ही रखना पड़ते हैं। अगर वालिदैन चाहें कि वो अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं तो उन्हें बज़रिया एप्लीकेशन एक अहम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 11 ये मुल्क जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद चौथा सबसे पहले कायम होने वाले मुल्कों में से एक है। नंबर 12 इस मुल्क ने अब तक 13 नोबेल प्राइज भी हासिल किए हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़हीन और फतीन हैं। इसके अलावा एक आला काबिलियत के मालिक भी हैं। नंबर 13 समर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली 212 टीमों में से हंगरी का 9वां नंबर है। इस मुल्क ने अब तक 448 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रखे हैं। नंबर 14 स्नूकर इधर बहुत ज़्यादा खेली जाती है। इसके अलावा रेसिंग, बॉक्सिंग और शतरंज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। नंबर 15 इस मुल्क में मौजूद लेक बाला टाउन यूरोप की दूसरी जबकि वस्ती यूरोप की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है, जो 601 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। नंबर 16 इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। इस पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 155 मुल्कों में बिना किसी वीज़े के जा सकते हैं। नंबर 17 इस मुल्क की आमदनी में इजाफा करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करने वाली बातों में फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल शामिल हैं और इसके अलावा सियाहत से भी ये अच्छी आमदन कमा लेता है। नंबर 18 ये दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट है। नंबर 19 यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले ममालिक में शुमार होते हैं। नंबर 20 यहाँ के लोग हर साल अपनी आमदनी में से 40% खजाने की नज़र कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। एज अ वर्कर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1 लेस बजट। गाइस आपको पता है कि आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस कंट्री का रुख करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि आपको लेस प्राइस में ही वीज़ा मिल जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ आकर इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। नंबर 2 लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। गाइस यहाँ पे आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ेगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं उठाने पड़ेंगे। यहाँ आकर काम आपका सस्ते में ही हो जाएगा। नंबर 3 अफोर्डेबल अकोमोडेशन। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी इजीली मिल जाएगी और बेहतरीन अकोमोडेशन आपको मिलेगी, वो भी कम प्राइस में। नंबर 4 फ्रेंडली पीपल। बात की जाए यहाँ पे लोगों की तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और मुखलिस तौर पर आप लोगों से पेश आते हैं।
जिसकी वजह से आपके सर्वाइवल में ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। नंबर 5, वीज़ा रेशो। वीज़ा रेशो की बात करें तो 85%, यानी 85% आपके वीज़ा रेशो की बात कर रहे हैं हम, तो सक्सेसफुल हो जाता है। 85% चांसेस होते हैं आपके वीज़ा को सक्सेसफुल होने के। 15% चांसेस होते हैं कि वीज़ा फेल हो जाएगा, लेकिन वो भी अगर आप कोई गलती कर लेते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं किसी ऐसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दें, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 6, लेस पॉपुलेशन। गाइस, यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि आप लोग यहाँ पे जॉब हासिल कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी मुल्क की लेस पॉपुलेशन होती है तो उसमें ज़्यादा जॉब्स होती हैं। इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर बात करें कि शेंजन कंट्री है, तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही है। सो नंबर 7, शेंजन कंट्री। गाइस, ये शेंजन कंट्रीज है, इसका मतलब है आप ट्रैवल कर सकते हैं इस कंट्री में जाने के बाद 26 कंट्रीज में मोर, बाय ट्रेन, बस और बाय बोट्स। आप ना सिर्फ वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे जाके एडजस्ट हो सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं, इसके अलावा नेशनलिटी भी ले सकते हैं। फिर आप वहाँ पे अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। नंबर 8, मोर जॉब्स। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लेस पॉपुलेशन है, ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है इसमें। नंबर 9, पार्ट टाइम जॉब्स। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं। ये लोग यहाँ पे जॉब्स करके अपनी सैलरी कमा सकते हैं, अपनी फ़ी दे सकते हैं, इसके अलावा अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, अपने होमलैंड में पैसे भेज सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं। नंबर 10, रेजिडेंसी। आपको मैंने बताया है ये पिछली भी वीडियोस में और इसमें भी, गाइस, अगर आप इस कंट्रीज के कवानीन को फॉलो करते हैं और उनके टाइम जोन को फॉलो करते हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे, तो आपको यहाँ की रेजिडेंसी भी मिल जाती है। इसके बाद नंबर 11, नेशनलिटी। तो सेम इन द केस जैसे आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है, उनके कवानीन को और टाइम जोन को फॉलो करते हुए नेशनलिटी के लिए भी कर देते हैं। नंबर 12, यू कैन ब्रिंग योर इंडिपेंडेंट। आप यहाँ पे अपने स्पाउस को ला सकते हैं, मतलब आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, फैमिली को भी अपने साथ स्टडी वीज़ा के तौर पे ही ला सकते हैं। नंबर 12, बेस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक हाई क्वालिटी की डिग्री दी जाती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेस बजट में इतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका फ्यूचर लेस बजट में सेव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे वर्कर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्कर्स के लिए ऊपर बताई गई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेस बजट में आ सकते हैं, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी उनके लिए, यहाँ पे उनको एक अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंडली पीपल होंगे, उनकी सर्वाइवल में आसानियाँ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे उनको वीज़ा रेशो का सेम प्रोसेस है, बस उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करें कि जो वहाँ पे रिक्वायर हो, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो रॉन्ग के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए हो। यहाँ पे लेस पॉपुलेशन है तो उनके लिए भी जॉब ज़्यादा होंगे। शेंजन कंट्री है यहाँ पे, तो वो 26 कंट्रीज़ में सेम ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे वहाँ पे जाते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, नेशनलिटी तक भी वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन लोगों के लिए जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फिर एक और प्लस पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे वो लोग अपने इंडिपेंडेंट्स को भी साथ नहीं लेके आ सकते, यानी वर्कर्स तभी लेके आएंगे कि जब उनके पास नेशनलिटी आ जाएगी, तब वो ब्रिंग कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो इस मुल्क में आकर आप 8 से 9 लाख आसानी से कमा सकते हैं, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 4 से 5 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं। वर्कर्स अगर ज़्यादा अच्छा काम करे तो 12 से 13 लाख तक भी वो महाना कमा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिए, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको किसी कंट्री के बारे में यही इन्फॉर्मेशन यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए तो कमेंट्स में उस कंट्री का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।